जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को देखने वाले हैं। तो अगर आप 17 बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, जो कि 13 तारीख को होने वाला है, 13 दिसंबर को, तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। तो ये ध्यान देना है आपको कि 2023-24 में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा वो कौन सा है, तो याद रखना है 18वां है। पहले कब पेश किया गया था, तो इसे पहले पेश किया गया था 2006-07 में। किनके द्वारा पेश किया गया था, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो यह 15.5% से बढ़कर कितना हो गया है, 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। ये अनुमान लगाया है कि 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 15.5% से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। वहीं अगर हम बात करें कि 2022-23 में राज्य के अर्थव्यवस्था का आकार अगर हम देखें स्थिर मूल्य पर, तो ये कितना है, तो याद रखना है यह है 3,99,930 करोड़ से 10.64% बढ़कर यह कितना हो गया है, तो 4,42,473 करोड़ रुपए हो जाता है। तो याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ा है, तो यह बढ़ा है 10.64% से बढ़कर अब कितना हो गया, तो 4,42,473 करोड़ रुपए हो गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या कि 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर याद रखना है कि यह कितना है, तो 7,51,396 करोड़ रुपए है। इसमें वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी हुई है, तो याद रखना है 15.5%। और स्थिर मूल्य पर अगर हम बात करें तो यह कितना है, तो 4,42,472 करोड़ रुपए है। और वृद्धि इसमें कितना हुआ है, तो यह हुआ है वृद्धि 10.6%। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर 2022-23 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर अगर हम देखें तो यह कितना है, 6,81,761 करोड़ रुपए। वर्तमान मूल्य पर यह कितना है NSDP, तो 6,81,761 करोड़ रुपए। वहीं स्थिर मूल्य पर अगर हम देखें तो यह कितना है, तो 3,94,114 करोड़ रुपए है NSDP। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वर्तमान मूल्य यानी मौद्रिक मूल्य पर अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये याद रखना है 59,637 रुपए है वर्तमान मूल्य पर। और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 13.9% का यहाँ पर वृद्धि देखा गया है। तो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये डेटा आपको याद रखना है कितना है, तो 59,637 रुपए। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मतलब बेस ईयर की अगर हम बात करें, बेस ईयर हमारा कितना है 2011-12, ठीक है। तो बेस ईयर से अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार का, तो यह है 35,119 रुपये। कितना है, 35,119 रुपये। और पिछले वर्ष की तुलना में मतलब बेस ईयर का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें कितना वृद्धि देखा गया है, तो 9.07% का इसमें वृद्धि देखा गया है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो यह है पटना। याद रखना है कितना है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, तो 1,14,441 रुपये है। वहीं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो यह है शिवहर। कितना है इसका प्रति व्यक्ति आय, तो 18,980 रुपये। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर आपको क्रम भी बीपीएससी में पूछा जाता है सजाने के लिए, तो याद रखना है बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है पटना, दूसरे नंबर पर है बेगूसराय और तीसरे नंबर पर कौन सा है, मुंगेर। केवल पटना का आपको याद रखना है। इन दोनों का
आपको नहीं याद रखना है, इतना नहीं पूछेगा वो, तो सजाने के लिए आपसे दे सकता है। पहले नंबर पर कौन है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, कौन सा जिला टॉप पर है, तो पटना। दूसरे नंबर पर कौन है, बेगूसराय। और तीसरे नंबर पर कौन है, तो मुंगेर। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर गरीब जिला कौन सा है, यानी प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कम है, तो वह है शिवहर। दूसरे नंबर पर है अररिया और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, सीतामढ़ी है। याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। फिर अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या हिस्सा है, तो अगर हम 2022-23 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है वो कितना रहा है, 20% लगभग रहा है। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा भी कितना रहा है, 20% लगभग रहा है। और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो रहा है वो कितना रहा है, 60% रहा है। कितना पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुआ है, तो याद रखना है 6.7% का वृद्धि यहाँ पर देखा गया। द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि देखा गया है, तो यह देखा गया 6.8%। और सब सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज किया गया है, तो तृतीय क्षेत्र में। यह कितना वृद्धि हुआ है इसमें, तो 13% का वृद्धि यहाँ पर देखा गया है। तो याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या कि प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में फसल क्षेत्र का 9.9% पशुधन, 6.6% मत्स्याखेट एवं जल कृषि का 1.8% तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का कितना योगदान है दोस्तों, तो 1.6% योगदान रहा है। तो पशुधन का कितना प्राथमिक क्षेत्र में योगदान रहा है, 9.9%। मत्स्याखेट का कितना रहा है, तो 6.6%। जल कृषि की बात करें तो यह कितना है, 1.8% का योगदान रहा है। और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में योगदान कितना रहा है, तो याद रखना है 1.6% का योगदान रहा है। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो विनिर्माण क्षेत्र में 8.7% एवं निर्माण क्षेत्र में 9.4% की इसमें वृद्धि देखी गई है दोस्तों। कितना वृद्धि हुआ है विनिर्माण क्षेत्र में, तो 8.7% का वृद्धि हुआ है। और निर्माण क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 9.4% का वृद्धि यहाँ पर देखा गया है। फिर है तृतीय क्षेत्र में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में 15.8% एवं संचार एवं सेवाओं में 10.7% की वृद्धि हुई। तो तृतीय क्षेत्र में याद रखना है, व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में कितना हुआ है वृद्धि, 15.8% एवं संचार एवं सेवाओं में कितना हुआ है दोस्तों, तो 10.7% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर है राजकीय वित्त व्यवस्था, इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स याद रखना है। तो 2022-23 में कुल व्यय कितना है, तो 2.32 लाख करोड़ है। और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो यह हुआ है 20.1%। राजस्व व्यय की अगर हम बात करें, कुल व्यय को 2 पार्टों में बांटा जाता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय कितना है, तो याद रखना है 1.84 लाख करोड़ है राजस्व व्यय। कितना है, 1.84 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय देखें तो यह कितना है, 0.48 लाख करोड़ है पूंजीगत व्यय। और ये कुल व्यय का कितना है, तो यह कुल व्यय का याद रखना है 79.3% जो है कुल व्यय का है राजस्व व्यय। और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 15.5% का वृद्धि इसमें देखा गया है। तो कुल व्यय का कितना राजस्व व्यय है, तो याद रखना है 79.3%। वहीं अगर पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो कुल व्यय का यह कितना हिस्सा है, तो 20.7% है पूंजीगत व्यय। और कितना वृद्धि इसमें हुआ है, तो 41.4% का इसमें वृद्धि देखा गया है। सर्वाधिक राजस्व व्यय यानी सर्वाधिक राजस्व खर्चा किस पर हुआ, तो यह हुआ है सामाजिक सेवाओं में। कितना हुआ है, तो 48% खर्च किया गया है सामाजिक सेवाओं में। और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना वृद्धि देखा गया है, तो 16.1% का इसमें वृद्धि देखा गया है। दूसरा सर्वाधिक राजस्व खर्च यानी व्यय किस में हुआ है, तो आर्थिक सेवाओं में हुआ है। कितना हुआ है, तो 39,598 करोड़ रुपए जो है दोस्तों आर्थिक सेवाओं में खर्च हुआ है। यानी सर्वाधिक ज़्यादा किस में हुआ है, सामाजिक सेवाओं में। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो यह है आर्थिक सेवा। दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये डेटा। ये तो हो गया व्यय। अब हमको प्राप्त कितना होगा, तो याद रखना है यह प्राप्त कितना हुआ है, 2.21 लाख करोड़ हमें प्राप्त होगा।
जिसमें राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, तो 1.73 लाख करोड़ प्राप्त हुआ है और इसमें वृद्धि कितना हुआ है, 8.7%। तो राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 1.73 लाख करोड़। वहीं पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है 0.48 लाख करोड़, यानी 0.48 लाख करोड़ हमें पूंजीगत प्राप्ति हुआ है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति किससे हुआ है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्ति हुआ है बिहार सरकार को वह कर से हुआ है। और यह कितना है, तो लगभग 80.8% जो राजस्व प्राप्ति हुआ है वह कर से ही हमें मिला, यानी टैक्स से। राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा कितना है, तो राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का जो हिस्सा है वह कितना है, तो यह है 16.8%। कितना है, 16.8% राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा है। फिर है बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में। तो राजस्व घाटा कितना है, तो याद रखना है राजस्व घाटा है 11,288 करोड़ रुपया। कितना है, 11,288 करोड़ रुपया राजस्व घाटा है। कुल उधारी कितना है, तो याद रखेंगे 48,284 करोड़ रुपए कुल उधारी है। ऋण चुकौती कितना है, तो याद रखना है कितना चुकाना है, तो 14,351 करोड़ रुपए ऋण चुकौती है। और बकाया ऋण कितना है, यानी हमने इतना चुका दिया है। ऋण कितना चुका है, 14,351 करोड़ रुपए हमने चुका दिया है। अभी ऋण बाकी कितना है, तो याद रखेंगे 2,93,307 करोड़ रुपए क्या है दोस्तों, बकाया ऋण है। तो ये याद रखना है। राजस्व घाटा खासकर याद रखना है, ये भी आई है। कितना है राजस्व घाटा, 11,288 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक 2022-23 में क्या है, तो कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2021-22 में कितना है, तो यह है जीएसडीपी का 23% है। कुल पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो 2020-21 में यह क्या रहा था, तो याद रखना है जीएसडीपी का यह रहा था 6.4%। राजस्व घाटा 2022-23 में कितना है, तो जीएसडीपी का यह कितना है, 1.5% है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि 2022-23 में राजस्व घाटा क्या है, तो जीएसडीपी का यह है 1.5%। प्राथमिक घाटा कितना है, तो प्राथमिक घाटा है जीएसडीपी का 3.9%, याद रखेंगे। और कुल उधारी कितना है 2022-23 में, तो यह है जीएसडीपी का 6.4%। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। खासकर राजस्व घाटा जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 2021-22 की अगर हम बात करें तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो यह है 50.70 लाख हेक्टेयर। और यह कितना परसेंट है, तो 54.2% है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 50.70 लाख हेक्टेयर, जो कि कितना है 54.2% है। सकल सिंचित क्षेत्र 2022-23 में कितना है, तो सकल सिंचित जो क्षेत्र है वह 37.38 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में कितना हुआ है, तो याद रखना है कितना हुआ है खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 की अगर हम बात करें तो यह हुआ है 197.3 लाख टन हुआ है खाद्यान्न उत्पादन। वहीं अगर राज्य में कुल धान उत्पादन देखा जाए 2022-23 में तो यह कितना हुआ है, तो 78.72 लाख टन हुआ है धान का उत्पादन। गेहूं उत्पादन कितना हुआ है, तो याद रखना है आपको 66 लाख जो टन है वह गेहूं उत्पादन हुआ है। यानी सर्वाधिक किसका हुआ है, धान का। ठीक है, सर्वाधिक किसका हुआ है दोस्तों, तो सर्वाधिक हुआ है धान का। उसके बाद किसका हुआ है, गेहूं का हुआ है। कितना हुआ है धान का उत्पादन, तो 78.72 लाख टन। और गेहूं उत्पादन कितना हुआ है, तो 66 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन 2022-23 में कितना रहा है, तो यह रहा है दोस्तों 125 लाख टन जो है दूध का उत्पादन हुआ है बिहार राज्य में। कुल अंडा उत्पादन की बात करें तो कितना अंडा का उत्पादन हुआ है, तो मतलब कितना का बिजनेस हुआ, तो याद रखना है 327.43 करोड़ जो है दोस्तों कुल अंडा उत्पादन रहा है बिहार सरकार का। राज्य में कुल मछली उत्पादन इंपॉर्टेंट डेटा है ये, तो ये कितना हुआ है कुल मछली उत्पादन, तो 8.4 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है बिहार राज्य में।
फिर यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चावल होता है दोस्तों रोहतास में। उसके बाद उत्पादन वाला जिला कौन सा है दूसरे नंबर पर, तो वह है औरंगाबाद। और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो वह है कैमूर। याद रखना है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो औरंगाबाद है। और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, कैमूर है। सर्वाधिक वहीं अगर हम बात करें गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में हुआ, तो रोहतास में। दूसरे नंबर पर कौन है, तो कैमूर है। और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो भोजपुर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर्वाधिक दाल का उत्पादन किस जिला में हुआ है, तो ये 3 जिला दिया गया। फर्स्ट नंबर पर कौन है दोस्तों, दाल के उत्पादन में पटना टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों औरंगाबाद। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, नालंदा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला जिला है रोहतास। दूसरे नंबर पर है औरंगाबाद और तीसरे नंबर पर है कैमूर। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है कैमूर और तीसरे नंबर पर है भोजपुर। और सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला जिले में पटना टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है औरंगाबाद और तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है दोस्तों, नालंदा जिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि राज्य में गन्ना का उत्पादन 2022-23 में कितना हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 214.7 लाख टन कितना हुआ है, तो 214.7 लाख जो टन है वह गन्ने का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि ऊर्जा की कुल खपत 2022-23 में कितना है, तो याद रखना है 378.094 करोड़ यूनिट जो है दोस्तों कुल ऊर्जा खपत हुआ है 2022-23 में। कितना, 378 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा धुंधलापन है। 378.094 करोड़ यूनिट जो है दोस्तों कुल ऊर्जा उत्पादन हुआ है, खर्च हुआ है। फिर 2023-24 में हर खेत तक सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित था, याद रखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत कितना हुआ है, तो 3 लाख कितना हुआ, 3,965.67 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो जैविक कॉरिडोर के लिए कितना करोड़ रुपए जो है दोस्तों, कितना लाख रुपए खर्च हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2023 में, तो याद रखेंगे 3,965.67 लाख रुपए जो है दोस्तों जैविक कॉरिडोर योजना के तहत खर्च हुआ है। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। कितना अब तक राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है, तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को मिल चुका है। किस किस के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, तो याद रखना है चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अब हम लोग उद्यमिता क्षेत्र से रिलेटेड देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि 2019-20 में 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कितना प्रस्ताव प्राप्त हुआ राज्य को, तो 1934। कुल प्रस्तावित रकम कितना है इसमें, तो 53,607.27 करोड़ रुपए है कुल प्रस्तावित रकम। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2022 में कुल पर्यटक कितने बिहार में आए थे, तो याद रखना है ये कितने आए थे, तो 254.17 लाख जो पर्यटक हैं दोस्तों बिहार विजिट करने के लिए आए थे। अब नई पर्यटन नीति, इसका याद रखना है कब से कब तक है ये लागू, तो 2023 से 28 तक ये चलेगा। नई पर्यटन नीति लागू हो चुका है बिहार सरकार में। इसके तहत थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का विकास होगा, यह बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है। पारिस्थितिकी पर्यटन एवं पार्क विकास योजना के तहत 2023-24 के लिए कुल आवंटन 64.24 करोड़ रुपए है, जिसमें 87.8% व्यय हो चुका है। तो याद रखना है कि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं पार्क विकास योजना के तहत 2023-24 के लिए कुल आवंटन कितना है, तो 64.24 करोड़ रुपए है, जिसमें 87.8% व्यय हो चुका है। वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर कितना लाख क्विंटल हो गया है, तो 62.74 लाख क्विंटल हो गया दोस्तों। चीनी का उत्पादन कितना हो गया है, तो 62.74 लाख क्विंटल हो गया है।
इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर यह कितना हो गया, तो इथेनॉल का जो उत्पादन बढ़कर हो गया दोस्तों 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया इथेनॉल का उत्पादन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया बिहार में, तो यह हो गया है 1,11,624.6 किलो लीटर। चतुर्थ कृषि रोड मैप कब से कब तक ये चलेगा, तो 2023 से 28 तक चलेगा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंग के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। कितना इकाई लगाया जाएगा गुड़ का, तो याद रखना है 405 इकाइयाँ जो है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। किस कृषि रोड मैप के तहत, तो चतुर्थ यानी चौथे कृषि रोड मैप के तहत। अब हम लोग श्रम नियोजन एवं प्रवास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो 2022-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना है, तो याद रखना है 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 48.7% है। तो याद रखेंगे 2022-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना है, तो यानी कितने लोग काम करते हैं, तो 50.9% था, याद रखेंगे। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, तो 48.7% श्रमिक जनसंख्या है। राज्य में 38 महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। तो कितना है, तो राज्य में 38 महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। उद्योग 4.0 की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्र में बदला जाएगा। तो याद रखना है किसके साथ समझौता किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण उसमें दिया जाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60% प्रशिक्षण संस्थानों को क्या किया जाएगा दोस्तों, उत्कृष्टता केंद्र में बदला जाएगा। किसके तहत, उद्योग 4.0 की जरूरतों की पूर्ति के लिए। तो ये याद रखना है टाटा टेक्नोलॉजी। फिर है भौतिक अधिसंरचना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से कितना हिस्सा है, तो यह 37% हिस्सा है। किसका, निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार में की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो इनका संयुक्त रूप से हिस्सा कितना है, 37% है। 2022-23 में 2% की वृद्धि हुई है इसमें, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका हिस्सा कितना है, तो याद रखना है 27% इनका हिस्सा है। तो यह बिहार सरकार से कितना, बिहार सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 10% ज़्यादा है। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कितना है, तीसरा है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है पूरे भारत में, तो याद रखना है तीसरे स्थान पर है बिहार। कैलेंडर वर्ष 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान क्या है दोस्तों, तीसरा है। तो कैलेंडर वर्ष 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में अगर हम देखें तो देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार किस नंबर पर है, तो यह है तीसरे नंबर पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। ग्रामीण विकास से रिलेटेड देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखना है कि 2022-23 में 38 जिलों में 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए। कितना लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है 38 जिलों में 2022-23 की अगर हम बात करें तो 167 यानी 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं दोस्तों। 2022-23 में गृह स्थल योजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच 4,753.75 एकड़ जमीन वितरित की गई हैं। कुल बजट आवंटन कितना है यहाँ पर, तो याद रखना है 7,355 करोड़ कुल बजट आवंटन है दोस्तों। और कितना किया जा चुका है गृह स्थल योजना के तहत, तो याद रखना है 4,753.75 एकड़ जमीन वितरित किया गया है 2022-23 में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों के
2301 पंचायतों के 9075 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट यानी कितना लगाया गया है, तो 84,874 लगाए गए हैं। किसके तहत? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो है दोस्तों 975 वार्ड 38 जिले के 2301 पंचायतों के 9075 वार्डों में जो है दोस्तों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। और यह कितना है डेटा? तो 84,874 सोलर लाइट लगाया जा चुका है दोस्तों। अब हम लोग नगर विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। कितना परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है बिहार सरकार के द्वारा? तो 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल चुका है दोस्तों अभी तक। स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना बढ़कर हो गया? तो 87% का इसमें वृद्धि हो गया है दोस्तों। स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG का परसेंट बढ़कर अब कितना हो गया है? तो इसकी संख्या बढ़कर हो गया दोस्तों 87% बढ़ गया है स्वयं सहायता समूह की संख्या। राज्य सरकार ने 1,83,295 पथ विक्रेताओं की पहचान की है। कितना पथ विक्रेताओं की पहचान की है राज्य सरकार ने? तो 1,83,295 पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है। 3,674 बेड की कुल क्षमता वाले 101 आश्रय गृहों का निर्माण किया गया है। कितना आश्रय गृहों का निर्माण किया गया है? तो याद रखना है कितना आश्रय गृह का? तो 101 आश्रय गृहों का निर्माण किया गया है दोस्तों। फिर है ई शासन। तो बिहार में प्रति 100 व्यक्ति पर 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है कि बिहार में प्रति 100 व्यक्ति पर यानी 100 व्यक्ति में कितना टेलीफोन उपलब्ध है? तो 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं दोस्तों। यानी अभी भी जो है दोस्तों लगभग 47 लोगों के पास टेलीफोन नहीं है। 100 अगर व्यक्ति को ले लिया जाए तो उसमें 47 व्यक्तियों के पास अभी भी टेलीफोन उपलब्ध नहीं है दोस्तों। राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को जो है दोस्तों इंटरनेट उपलब्ध है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृति किए हैं और सभी जून 2023 से क्या है दोस्तों चालू हैं। कितना साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है? तो याद रखना है 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए गए हैं और सभी जो है दोस्तों जून 2023 से क्या है चालू हैं। ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 यूनिट है। इसको 4-5 VVI लगा लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेटा है कि राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में कितना है? तो यह है 329 यूनिट है दोस्तों। 2021-22 में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से एवं 69% ताप विद्युतों से जो है दोस्तों प्राप्त हुआ है। स्रोत है इसका ऊर्जा का। तो 69% ताप विद्युतों से आया है और 31% बिजली जो है दोस्तों नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हुआ है बिहार को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली पाने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2025-26 तक जो है दोस्तों नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। फिर है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से रिलेटेड फैक्ट्स। राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 31 मार्च 2023 तक बढ़कर यह कितना हो गया है? तो 118.9 लाख हो गया है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कितना हो गया है बढ़कर? 31 मार्च 2023 का ये डेटा है, तो यह हो गया है दोस्तों 118.9 लाख हो गया है। राज्य में बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA के नाम से हम लोग इसे जानते हैं का आकार
हाल के वर्षों में क्या हुआ है दोस्तों, लगातार घटा है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है। फिर मानव विकास से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स को देखेंगे। तो बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 2010-14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016-20 में कितना हो गया, तो 69.5 वर्ष हो गया दोस्तों। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना हो गया, तो यह हो गया 69.5 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 69.5 वर्ष हो गया है। कितना बढ़ा है, तो याद रखना है 1.4 वर्ष बढ़ा है दोस्तों। बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% की वृद्धि हुई है, जो 2005-6 के 19.9% से 2019-20 में 76.2% तक क्या हो गया है दोस्तों, यह पहुंच गया है। ठीक है, तो बिहार में संस्थागत प्रसव जो है दोस्तों, उसमें कितना वृद्धि देखा गया है, तो याद रखना है 56.3% वृद्धि हुई है। राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर यानी पढ़ाई छोड़ने की जो दर है उसे कहा जाता है छीजन दर, गिरकर शून्य हो गई है। राज्य प्राथमिक छीजन दर जो है दोस्तों 2022-23 में कितना है, तो 2 यानी पढ़ाई छोड़ने वाले की अगर हम बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर कितना है 2022-23 में, तो यह है 2.77%। कितना है, तो यह है 2.77% है दोस्तों। अब हम लोग बाल विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो 2021 में बिहार की कुल आबादी में 0 से 8 वर्ष उम्र समूह की आबादी कितना है, तो 42% है दोस्तों। 0 से 8 वर्ष बोल रहा था मैं, 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी कितना है, तो यह है 42%। जबकि 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी कितना है, तो यह है 16% है दोस्तों। 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी। देश में कुल आबादी में बिहार के बच्चों का जो हिस्सा है वह कितना है, 12% है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है कि देश के कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना है, तो यह है 12%। 2017-22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय कितना हुआ है, तो 19.5% की वार्षिक दर से क्या हुआ है दोस्तों, यानी बच्चों पर खर्च कितना बिहार सरकार का बढ़ा है, तो 19.5% की वार्षिक दर से यह बढ़ा है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है, 0 से 18 वर्ष उम्र की आबादी कितना है यहाँ पर, तो 42% है, याद रखेंगे। अब हम लोग दोस्तों पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट हमारा फैक्ट्स होगा। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो याद रखना है कितना पौधा लगाया जा चुका है बिहार सरकार के द्वारा, तो 288.31 लाख पौधे लगाया जा चुका है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु, इसका ये याद रखना है, यह कौन सा है टर्म, CWA, आर्द्र उपोष्ण जलवायु को वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम क्या है, CWA। गर्मी काफ़ी और ठंड हल्की, इसे कहा जाता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। बिहार में वर्ष 2022 में 849.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कितना वर्षा हुआ है 2022 में, तो 849.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है दोस्तों। औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है, जैसा कि भारत में भी हम इसको देख सकते हैं। तो लगभग जो है दोस्तों 81.7% जो वर्षा हुआ है दक्षिण पश्चिमी मानसून से हुआ है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट फैक्ट है दोस्तों कि वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये था बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, और उस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोगों ने दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।